गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाइन्थ हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है वर्तनी। वर्तनी यानी इंग्लिश में जिसे हम स्पेलिंग कहते हैं और गुजराती में जुड़नी। तो यहाँ पे वर्तनी यानी भाषा कैसे लिखी जाती है, भाषा में आने वाले शब्द किस तरह से लिखे जाते हैं, उसका सही ध्यान में रखने योग्य नियम, उसे वर्तनी कहते हैं। तो वर्तनी यानी कि हम इंग्लिश में जब स्पेलिंग लिखते हैं तो वो स्पेलिंग मिस्टेक न हो, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। उसी तरह गुजराती और हिंदी में भी वर्तनी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी भाषा सही हो सके लिखित स्वरूप में। ये हमें ध्यान रखना है। तो आइए वर्तनी समझते हैं। वर्तनी को उर्दू में हिज्जे और अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है। जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी है। यानी कि जो जिस नियम के मुताबिक आते हैं उसी प्रकार लिखना है। हम वर्तनी संबंधी कुछ जानकारियों का अभ्यास करेंगे। उन्हें लिखते एवं बोलते समय मनन करने से ही वर्तनी दोष, स्पेलिंग मिस्टेक निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि ह्रस्व ई किस जगह पे आती है, दीर्घ ई किस जगह पे आती है, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये चार का ही मिस्टेक ज़्यादातर होती है। तो हमें ये खास याद रखना है। वर्णों की लिखावट में सावधान। ख को रव की तरह न लिखे, इससे ख रव बनकर वर्ण से शब्द बन जाएगा और अर्थ अलग हो जाएगा। जैसे रवादार, दानेदार हो जाएगा। तो ख जिस तरह से लिखा जाता है उसी के आधार पर रव भी लिखना चाहिए। तो ख में क्या होता है कि र और व एक साथ आ जाते हैं। जैसे रव में क्या होता है, र और व अलग होते हैं। तो ख और र व साथ में नहीं लिख सकते। ग की बात है, ग पर पूरी शीर्षरेखा होती है, द पे नहीं होती है। यहाँ पे बताया गया है। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि तो छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन उसे ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे ख ऐसे आया, ए हुआ, रव हुआ, लेकिन ये ख लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें ज्वाइन करना होता है, तभी वो ख बनता है। उसी प्रकार ग, तो ये ग में पूरी शिरोरेखा यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। और द में क्या होता है, ये पूरा ऊपर होता है, शिरोरेखा यहाँ तक होती है। तो ये तफावत है दोनों का। तो ये लिखने का एक नियम जो हमने हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही ये शुरुआत कर दी है। यानी कि हिंदी जहाँ से शुरू हुई वहाँ से ये मूलाक्षर की शुरुआत हमने कर दी थी। लेकिन ये समझना आज भी हमें ज़रूरी हो गया है कि हम लिखते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वाले को खास याद रखना है कि वो अच्छी तरह से हिंदी नहीं लिख पाते हैं। तो ये इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग और थ की बात आई। इस तरह थ, ब, य, श, क्ष और श्र की लिखावट में भी ऊपर से मुड़े बाग में ऊपर शिरोरेखा नहीं होती। राउंड किया हुआ बाग यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे थ है तो थ में शिरोरेखा यहाँ तक ही होती है, यहाँ ऊपर नहीं आ जाती। क्लियर। द में देखा हमने, द में यहाँ तक आगे नहीं जाना है। ये नहीं, गलत है, ये है, ये सही है, ये सही है। क्लियर। उसी प्रकार शिरोरेखा ये राउंड तक पहुँचती नहीं है। शिरोरेखा यानी शब्द के ऊपर खींची हुई लाइन। इसी तरह तो म और ब में भी हमें तफावत है। म और ब का तफावत देखिए। म ए सीधा ऐसे आएगा और ऐसे शिरोरेखा पूरी आएगी। ब में क्या होता है, ऐसे राउंड, फिर ब और फिर शिरोरेखा यहाँ तक पूरी आगे जाएगी नहीं। तो म और ब का ये तफावत है, ये डिफरेंट है। फिर आगे संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर यानी कि दो वर्ण जुड़े हुए होते हैं, तब क्या होता है, 10 से ज़्यादा शब्द। हम जैसे विद्या बोलते हैं, कोई लोग विद्या बोलते हैं, विद्या नहीं बोलते, वी ऐसे बोलता था, यहाँ से बोला जाता है वी आई
DYA विद्या होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में विद्या लिखते हैं, विद्या। बोलने में क्या होता है विद्या, ऐसा नहीं बोला जाता, ये सही है, ऐसा नहीं लिखा जाता, DH नहीं आएगा, ये गलत है। क्लियर, ये भी याद रखना है। द आता है, द प्लस य, द प्लस य नहीं। तो कुछ शब्द द के साथ जुड़े हुए देख लेते हैं उसे संयुक्त अक्षर में, कि द यहाँ पे हलंत बताया गया है, इसे हलंत कहेंगे, द को क्या कहेंगे, हलंत। ये जो द के नीचे निशानी है उसे हलंत कहा जाता है। कौन सा शब्द कहेंगे, हलंत। हलंत यानी वर्ण जो है वो पूरा नहीं है, आधा है। हलंत गुजराती में खोड़ो। क्लियर। तो द यानी उसके साथ स्वर आया हुआ नहीं है, वो व्यंजन अकेला ही है, कॉन्सोनेंट्स। क्लियर। तो ये हमें याद रखना है। तो द के साथ व आता है तो कैसे बनता है, द्व बनता है। द के साथ व आता है तो क्या बनेगा, द्व बनेगा। द्वंद्व, द्वार, विद्वान। क्लियर। द और द दोनों मिलते हैं तो द ये होता है तद्दन, द प्लस द। द और म तो म, पद्म। पद्म तो ऐसे भी लिखा जाता है और दूसरा ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी है पद्म। क्लियर। तो ये द्म होता है, द्म। पद्म लिखना होता है तो पद्म ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। पर ये द आया और ये म आया। क्लियर। तो इसे क्या था, फिर आया द्य, पद्य विद्या। पद्य बोलते हैं हम, ये नहीं बोलना है हमें, इसलिए बताया गया है कि पद्य नहीं बोलना है, पद्य नहीं, पद्य। विद्या, विद्यार्थी, नो विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी। क्लियर। उसी के आधार पर युद्ध, ये द आया, हम ये बोलते हैं, ये नहीं बोलना है, द और द नहीं बोलना है। क्लियर। युद्ध, प्रसिद्ध। फिर आगे द और ग, उद्घाटन, वो तो अलग ही है। य, ह प्लस य, बाह्य, सह्य। हृदय, हृदय। लेकिन ह का उच्चारण ज़्यादातर न होने की वजह से क्या होता है, हृदय बोलते हैं हम, हृदय। अभ्यत, श प्लस र तो स्र होता है, ट प्लस र ट्र, वो तो अलग ही, वो तो पता ही चल जाता है। तो ये संयुक्ताक्षर का नियम वर्तनी में हमें याद रखना है। राष्ट्र, ट्रक कैसे लिखा जाता है, ये श्रवण, श्रेष्ठ। अनुस्वार और चंद्रबिंदु दोनों का तफावत, अनुस्वार भी बिंदी है, चंद्रबिंदु भी बिंदी है, लेकिन दोनों के तफावत को हमें खास याद रखना है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जो अनुस्वार है वो अनुस्वार इस तरह से बिंदु आता है और अर्धचंद्र बिंदु होता है ऐसे और ऐसे। तो अनुस्वार में अनुस्वार कब आएगा और अर्धचंद्र बिंदु कब आएगा। अनुस्वार के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कठोर अनुस्वार और दूसरा होता है मृदु अनुस्वार, मृदु, कोमल। कठोर अनुस्वार जब होता है तब अनुस्वार आएगा और मृदु यानी कोमल अनुस्वार होता है उच्चारण। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की बात की गई है कि शब्द के ऊपर आने वाले अनुस्वार में प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होता है, उसी के आधार पर अनुस्वार और चंद्रबिंदु का उपयोग किया जाता है। शब्द के ऊपर अनुस्वार का तीव्रता के साथ आना तब अनुस्वार आता है। और कोमल, कोमल यानी है चंद्रबिंदु है लेकिन क्या होता है कि वो आता नहीं है, चंद्रबिंदु है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, जैसे आधा न, आधा म, या वो जो अनुनासिक शब्द होते हैं वैसा उसका उच्चारण होता नहीं है। वो हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण अनुस्वार और अर्ध अनुस्वार बताया गया है। अर्ध अनुस्वार यानी चंद्रबिंदु। अंत, तो यहाँ पे अंत में क्या होता है हमें समझना है।
कि अंत में होता है अंत, तो ऐसे भी लिखा जाता है अंत। तो ये न का उच्चारण जो अनुनासिक है उसका उच्चारण हुआ, यानी अनुस्वार तीव्र है। इसका उच्चारण नहीं होता है तो अनुस्वार कैसा होगा? मृदु कोमल। यहाँ पे होता है अंत, ऐसा नहीं बोल सकते हम। फिर से एक बार, अंत ऐसा नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं? आंत। जैसे माँ, माँ शब्द है, ये माँ हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। तो माँ में क्या हुआ कि माँ के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु है लेकिन उसका उच्चारण होता नहीं है, तो क्या कहेंगे हम उसे? माँ ही कहेंगे, मान नहीं कह सकते। क्लियर? तो ये सही है और ये मृदु उच्चारण। तो कठोर उच्चारण यानी पूर्ण अनुस्वार, मृदु उच्चारण यानी अर्धचंद्र बिंदु, बस ये याद रखना है। यहाँ पे बताया गया है दूसरे में गंध शब्द है, गंध, न, तंतु, दंभ, पंच। यहाँ पे आंत नहीं, गानव नहीं, गांव, तांत नहीं, तांत, दांत, पांच, हंसी, हंसी नहीं कह सकते, हंस कह सकते हैं, ये बताया गया है। पंच, पांच, पांच नहीं, पांच। क्लियर? तो ये उदाहरणों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जिसका उच्चारण तीव्र वो अनुस्वार आता है, मृदु तो अर्धचंद्र बिंदु आता है। ये चिन्ह हमें याद रखना है। पूर्ण अनुस्वार अंग, यंग, अण, न और म, ये 5 अनुनासिक पंचम वर्णों की सहायता से भी लिखा जाता है। इनमें क्लियर? तो हमें याद रखना है कि पूर्ण अनुस्वार अनुनासिक किसे कहेंगे? यहाँ पे बताया गया है कि क से म तक जो शब्द है उसमें क वर्ग होगा। यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ऐसे 5 वर्ग हैं और 5 वर्ग के 5 अनुनासिक है। क वर्ग का अनुनासिक अंग, च वर्ग का अनुनासिक यंग, ट वर्ग का अनुनासिक अण, त वर्ग का अनुनासिक न और प वर्ग का अनुनासिक म। तो अनुस्वर का ये नियम है, वर्तनी में खास हमें याद रखना है, संस्कृत में भी ये इसका नियम आता है कि क आता है तो उसके सामने क, ख, ग, द अनुस्वार के बाद हमें नियम ये याद रखना है कि पूर्ण अनुस्वार और उसकी जगह पे अनुनासिक कब आता है। क, ख, ग, ग के पहले जो अनुस्वार आता है तो उस अनुस्वार का अंग होता है। जैसे गंगा, तो गंगा ऐसे भी लिखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। क्लियर? और उसी का अनुनासिक लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? गंग, ऐसे लिखते हैं। तो ये सही है, ये भी सही। क्लियर? तो गंगा शब्द अनुनासिक ये हुआ। ये क्यों हुआ? अनुस्वार के बाद ग है, अनुस्वार के बाद ग है इसलिए ग ये आया। क वर्ग का है तो क वर्ग का अनुनासिक कौन सा होगा? अंग। क्लियर? च, छ, ज, ज, तो उसके पहले अनुस्वार आता है तो ये 4 वर्णों के पहले आने वाले अनुस्वार क्या बन जाता है? यंग। उच्चारण ऐसा होगा क, ख, ग, ग, अंग, च, छ, ज, यंग, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क्लियर? तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। पंच शब्द है, पंच, मैं आपको बताता हूँ। पंच शब्द देखिए, ये पंच शब्द है तो अनुस्वार हुआ। अनुस्वार के बाद कौन सा शब्द है? च। तो च किसका वर्ग आया? ये वर्ग आया। तो इसका अनुनासिक कौन सा हुआ? य। तो ऐसे लिखते हैं अनुस्वार में पंच। समझ में आ गया? ट वर्ग में आता है तो ट वर्ग का कौन सा है? अण। ये पूरा याद रखना है। क्लियर? तो ट है तो यहाँ पे अण होगा। तो अण किस तक है? पंडित शब्द है। देखिए
टठ डठ पंडित शब्द ऐसे लिखते हैं हम, पंडित। तो अनुनासिक का उपयोग करना होता है, क्या करेंगे अनुस्वार की जगह पंडित। क्लियर। तो अनुस्वार की जगह अनुनासिक कौन आया, अण। क्यों? क्योंकि ट वर्ग का अनुनासिक ही आएगा। क्लियर। ट वर्ग की बात करते हैं, तथ दधन, पंत, पंथ, दंत। क्लियर। देखते हैं, पंत, तो अनुस्वार की बात तो आया, तो त वर्ग का न आएगा, तो लिखते हैं हम न, पंत। तो यही ऐसे लिखा जाता है। क्लियर। तो अनुस्वार की जगह पे कौन सा आया, न आया। क्लियर। म, अण, यंग ऐसा लिख सकते नहीं है, ये भी याद रखना है। लास्ट प वर्ग, दंभ शब्द। कौन सा शब्द, प वर्ग का दंभ शब्द, दंभ। तो दंभ शब्द है, तो इसका क्या होगा, दंभ। अनुस्वार की जगह पे म आया, क्योंकि ब वर्ग का अनुनासिक कौन सा है, म है। क्लियर। तो ऐसे लिखा जाता है। बाकी के जो वर्ण है उस वर्ण में न या म आ सकता है। क्लियर। तो इसी प्रकार हमें वर्तनी याद रखनी है। यहाँ पे दिखा ये वही बात हमने आगे बताई कि संकर शब्द है तो क आया, तो संकर ऐसे लिख सकते हैं, अनुस्वार ए अनुस्वार, इसके जगह पे ए अनुनासिक। क्लियर। ए अनुस्वार, इसके जगह पे ये अनुनासिक, ये अनुस्वार, इसके जगह पे ये अनुनासिक। मैंने समझाया वही बात है। आगे, शिरोरेखा के ऊपर और शिरोरेखा का नीचे किस तरह से अनुस्वार आता है। अनुस्वार में एक बात याद रखनी है कि शिरोरेखा के ऊपर लिखी जाने वाली मात्राओं के ऊपर सामान्यतः अनुस्वार तथा नीचे लिखी जाने वाली मात्राओं के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु या प्रयोग होता है। जैसे यानी कि शिरोरेखा यानी कि लाइन, हम स्लीपिंग लाइन कहते हैं ना, आड़ी लाइन। तो ये आड़ी लाइन है, यहाँ पे आड़ी लाइन सब शिरोरेखा ऐसे। तो शिरोरेखा के ऊपर आने वाली मात्राओं के साथ अनुस्वार आएगा, शिरोरेखा के नीचे आने वाली मात्राओं के साथ अर्धचंद्र बिंदु आएगा। समझ में आया। ऊपर मात्राएं है तो अनुस्वार, नीचे मात्राएं है तो अर्धचंद्र बिंदु। बस हमें ये याद रखना है। यहाँ पे दिया गया है कि शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा में, तो मैं के साथ अनुस्वार है, क्यों है, उन्हें, तो ये सब अनुस्वार है। और कहाँ, तो हाँ आ मात्रा कहाँ पे है, नीचे है ना, अनुस्वार के नीचे आ, तो अर्धचंद्र बिंदु। क्लियर। ये याद रखना है। स, श, स, ये तीन का प्रयोग, ये भी हमें शब्दों के आधार पर याद रखना है कि यदि किसी शब्द में स हो तो पहले और उसके पहले अ या आ हो तो स नहीं बदलता। जैसे 10 स के पहले अ, पास, गास, विश्वास, इतिहास, ये नियम नहीं याद रखने हमें। ह्रस्व दीर्घ की भूलों, ई की जगह ई की भूलें जो होती है, छोटी ई की जगह बड़ी लिख देते हैं और बड़ी ई की जगह छोटी लिख देते हैं। तो इसका प्रयोग भी देख लेते हैं कि इस अशुद्ध शब्द है, इस, क्योंकि उच्चारण ही इस तरह से होता है, बड़ी है तो बड़ा उच्चारण, इस जगह इस बात है। तो ये बताता है कि उच्चारण के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि बड़ी या छोटी। दिन, दिन होता है ना, गरीब, एक दिन आता है यहाँ पे, एक दिन, ये दिन दिवस के अर्थ में, और ये दिन है बड़ी वाला, वो गरीब के अर्थ में आता है। तो दोनों में तफावत होता है। फिर ऐसा नहीं कह सकते, फिर। क्लियर। तो ये भी नियम हमें याद रखना है। ऊ की बोल, तूने,
भूल, ये शुद्ध शब्द, शुद्ध अशुद्ध शब्द लिख लेने हैं। संयुक्त अक्षर कुत्ता, तो जब संयुक्त अक्षर के अंत्य पर स्वर पार होता है तो उसके उदाहरण कुत्ता, ऊ छोटा हो जाता है। किस्ती, यानी कि संयुक्त अक्षर के पहले आने वाला ई की ई या ऊ छोटा हो जाता है। क्लियर? संयुक्त अक्षर के पहले आने वाला ई या ऊ छोटा हो जाता है। क्लियर? कैसे? यहाँ पे ऊ हुआ, यहाँ पे ई, ऐसे हुई शुद्ध में। क्लियर? ये हमें समझना है। ई कारण स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के रूपों में दीर्घ ई ह्रस्व ई में बदल जाती है। ई कारण या शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, आ प्रत्यय के साथ, कारण कार के अंत में आने वाला प्रत्यय। शब्दों में बहुवचन रूपों में दीर्घ ई ह्रस्व ई बदल जाती है। यहाँ पे बताया गया है कि थालिया है तो यहाँ पे या है, तो यहाँ पे क्या हुआ, या की जगह पे ली दीर्घ ह्रस्व ई हो गई। दासिया वी ई हो गई। उसी प्रकार स्त्रीलिंगवाचक शब्दों के बहुवचन के रूपों में बहुवचन भी याद रखना है। आगे, संस्कृत से आए हुए तत्सम शब्दों की अंत्य ती अधिकतर ह्रस्व होती है। गति, मति, पति, ये संस्कृत तत्सम यानी तत्समान। संस्कृत में जो शब्द थे वही के वही शब्द, कुछ भी फेरफार या चेंज किए बिना वही शब्द जब हमारी हिंदी या गुजराती भाषा में आए हैं तब वही शब्द उसी के आधार पर ही रहेंगे। इसलिए बताया गया है मति, रीति, स्थिति, तो लास्ट शब्द में वो संस्कृत वाले हैं इसलिए वो ह्रस्व रहेंगे। बाकी के शब्द में क्या होता है, बाकी के शब्द में वो दीर्घ हो जाता है। नियम है, ई के शब्द के अंत में ई आने वाली ई जो है वो दीर्घ हो जाती है, लेकिन तत्सम शब्द में वो ह्रस्व रहती है, छोटी रहती है, बाकी बड़ी। श्रेष्ठतावाचक शब्दों में प्रत्यय इष्ट की जगह इष्ट होता है, ट नहीं लिखना है। कनिष्ठ नहीं लिख सकते, कनिष्ठ, तो ये सही है। शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य। क्लियर? ये याद रखना है। य प्रत्यय में ई दीर्घ होती है। प्रत्यय यानी प्रीफिक्स, पीछे आने वाले शब्द, शब्द के पीछे आने वाले वर्ण या शब्द। प्रत्यय शब्द के पीछे यानी जातीय ईय, प्रांतीय ईय, राजकीय ईय, तो ईय में ई बड़ी होगी, बस ये याद रखना है। इक में ह्रस्व होती है। औद्योगिक, ऐच्छिक, दैनिक, नैतिक, शारीरिक, स्थानिक, इक में ह्रस्व, ईय में दीर्घ। फिर इनमें भी दीर्घ, ईय इन दोनों में दीर्घ बड़ी और इक में छोटी, ये बात याद रखना है। वो तो प्रैक्टिस के माध्यम से आ जाएगा। अर्वाचीन, प्राचीन, नवीन, इन में बड़ी, ईय में बड़ी, इक में छोटी, बस। फिर प्रत्यय संबंधी बोले किस तरह से, उत्कर्ष, औदार्य, औदार्यता नहीं हो सकता, उदारता हो सकता है। गौरवता नहीं हो सकता, गुरुता या गौरव हो सकता है। ऐक्यता नहीं हो सकता, ऐक्य या एकता हो सकता है। ये सामान्यतः शब्द है। फिर आगे आया हलंत का प्रयोग, मान, वान, हान। नीचे गए दी गई ये जो निशानी है वो हलंत कहलाएगी। हलंत यानी पूरे वर्ण आते नहीं है, स्वर के बिना आने वाले व्यंजनों से वो हलंत कहेंगे। स्वर के बिना आने वाले व्यंजन को हलंत कहेंगे। मान, वान, हान प्रत्यांत शब्दों, प्रत्यांत यानी अंत में प्रत्यय है, वैसे शब्दों में हलंत का प्रयोग अवश्य होना चाहिए, जैसे श्रीमान, आयुष्मान, महान, विद्वान। तो ये हलंत की निशानी आनी चाहिए, न के नीचे ये जो है वो ए ऐसी निशानी आनी चाहिए। ये दोनों प्रचलित है। दुकान में दू बड़ा या छोटा हो सकता है, उषा में ऊ बड़ा या छोटा हो सकता है, सर्दी, वर्दी, गर्मी, लिए ये सब दोनों चलता है। दंपत्ति, क्लियर? तो इस प्रकार ये वर्तनी हुई।
आपको ये प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर में से भी शब्द का निकाल के लिख सकते हैं और उस प्रकार हम यानी कि प्रैक्टिस से ही हमें वर्तनी हमारे दिमाग में फिट हो जाएगी कि कौन सा शब्द किस तरह से लिखा जाता है। क्लियर? थैंक यू।